नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्यापन की इस श्रृंखला में अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग और पद्य भाग के भवानी प्रसाद मिश्र पाठ पर चर्चा करेंगे और इस पाठ पर हमारी ये दूसरी चर्चा है। पूर्व की चर्चा में हमने भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य चेतना, जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, रचनाओं आदि का अध्ययन किया था। आज की हमारी इस दूसरी चर्चा में, जो कि अनिवार्य हिंदी बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है, आप सभी बीएससी पार्ट प्रथम के विद्यार्थी हैं और ये सामग्री उन्हीं के लिए प्रस्तुत की जा रही है। हम निरंतर प्रत्येक पाठ का संपूर्ण अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में भवानी प्रसाद मिश्र और गीत फरोश, जो कि आपके अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग के अंतर्गत एक पाठ है, इस पाठ पर हम पहली चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। ये दूसरी चर्चा है और इस दूसरी चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गीत फरोश के संदर्भ में कवि के विचार। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की एक महत्वपूर्ण कविता है, एक नए अंदाज में लिखी हुई कविता है और एक व्यंग्य कविता है, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने साहित्य में बढ़ती मूल्यहीनता, समाज में बढ़ती मूल्यहीनता पर करारा व्यंग्य किया है। तो हम इस कविता के पीछे कवि का क्या विचार रहा है, कवि ने क्यों करके ऐसी कविता लिखी है, या कि कवि को क्यों कहना पड़ा कि मैं गीत बेचता हूँ, इस पर स्वयं कवि की अपनी क्या स्वीकारोक्ति है, इस बारे में हम जान पाएंगे। दूसरा जो बिंदु है, गीत फरोश कविता का मूल प्रतिपाद्य, यानी कि इस कविता का मूल उद्देश्य, मूल प्रतिपाद्य, मूल कथ्य क्या है, इस बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और जो अंतिम बिंदु है, वह इस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का भावार्थ, व्याख्या एवं विश्लेषण करेंगे। ये 3 बिंदु आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी पर ये व्याख्यान आज का रहेगा। तो सबसे पहले हम गीत फरोश कविता पर भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं और काव्य रचना के संदर्भ में एक साहित्यकार की, एक कवि की क्या धार्मिकता है, क्या धर्म है और क्या मूल्य है, क्या सौंदर्य बोध है, उस बात पर भी हम इस संदर्भ में भी भवानी प्रसाद मिश्र का मंतव्य यहाँ पर जान पाएंगे। तो देखिए, दूसरा सप्तक, जिसका कि प्रकाशन 1951 में हुआ था, उसकी भूमिका में भवानी प्रसाद मिश्र अपनी सृजन धर्मिता के लिए लिखते हैं कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी पकड़ में, ठीक पकड़ में आ गया। अर्थात कविता में मैंने वही कहने का प्रयास किया है जो मेरी प्रतिभा के अनुकूल है और मेरे ज्ञान के अनुकूल है। कोई बनावटी चीज़ मैंने कहने का प्रयास नहीं किया है। अर्थात मेरी कविता एक प्रकार से मेरी अनुभूतियों से, मेरी सहज अनुभूतियों से सहज रूप से निर्मित है। मैंने दूर की कोड़ी लाने की महत्वाकांक्षा कभी नहीं की। मैंने कविता को बलपूर्वक बनाने की कोशिश नहीं की। जो मेरे अंतर्मन से आवाज़ आई
और जिस प्रकार से आई उसी प्रकार से मैंने कविता रच दी है। यानी कि मेरी कविता में कोई बनावटी भाव नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र कविता को सहज और स्वाभाविक अनुभूति का प्रतिफलन मानते हैं। कृत्रिम अनुभूति से कविता करना उनको स्वीकार नहीं है। लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है। कवि के सामने कई प्रकार की व्यवस्थाएं आ खड़ी हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, पर पूंजीवाद और बाजारवाद ने कवि को इस प्रवृत्ति से विमुख होने के लिए विवश किया है। वो बाजार के इशारे पर बाजार के लिए सच्ची अनुभूति को दरकिनार कर पेशे के लिए, व्यवसाय के लिए कविता करने लगा है। और इसी से उसकी जो सच्ची अनुभूति है, जो कविता की स्वाभाविकता है, वह कहीं न कहीं दब गई है, कहीं न कहीं उपेक्षित हुई है। ये कविता इसी विवशता पर, साहित्यकार की इसी विवशता पर बहुविध व्यंग्य है। कई प्रकार से व्यंग्य किए हैं इस कविता में। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि में भी कवि ने अपनी इस विवशता पर स्वयं कहा है या कि स्वयं स्वीकार किया है कि गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ़ में लिखी थी। यानी कि इसको लिखते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी और मैं चारों तरफ की परिस्थितियों से एक प्रकार से तकलीफ़ में था। तब मुझे मेरे शब्दों का व्यापार करना पड़ा, तब मैंने ये कविता लिखी है। मेरे सामने जो व्यवस्था थी, जो मजबूरी थी, और जिस मजबूरी में मैंने साहित्य के साथ, मेरी मूल्य धर्मिता के साथ, मेरे सृजन धर्म के साथ जो नाइंसाफ़ी की व्यवस्था में, उसी पर मैंने ये कविता लिखी है। कवि कहते हैं कि मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं स्थापित कर लेता है या करा लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कोलकाता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिख गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख था। मैं कुछ लिखूं जिसका पैसा मुझे मिल जाए, यह अन्य बात है, ये अलग बात है। लेकिन कोई मुझसे कहे कि इतने पैसे देता हूँ, तुम गीत लिख दो, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात है, ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। लेकिन फिर भी कवि को ऐसा करना पड़ा। इसीलिए ये कविता उसी विवस्था में, उसी दर्द में लिखी है। ये कवि कहते हैं कि यह स्थिति मुझे बहुत नापसंद है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी की जो साधना का विषय है, एक महत्वपूर्ण बात कही है, आप ध्यान से देखिए, कि आदमी की जो साधना का विषय है वो उसकी आजीविका का विषय नहीं होना चाहिए। फिर कविता तो अपनी इच्छा से लिखी जाने वाली चीज़ है। इस तकलीफ देह पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता गीत फरोश है। यानी कि ये जो कविता है उसी व्यवस्था को व्यक्त करने वाली कविता है कि एक कवि को जिसका गुजारा कब चलता है, जब वह अपनी कविता को बेचने लगता है। हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का साहित्यकार के प्रति जो रवैया है वह भी तकलीफ देह है। एक साहित्यकार समाज को अपनी कविता के माध्यम से न जाने अपनी नागरिकता का कितना बड़ा शुल्क अदा कर देता है, लेकिन फिर भी उसकी जेब खाली रहती है, वह आर्थिक दृष्टि से फटेहाल रहता है। कवि ने इसी फटेहाल मजबूरी के कारण अपनी कविता है उसको बेचा, लेकिन कवि को दर्द बहुत हुआ और यह कविता उसी दर्द की कविता है। यह कविता सर्वप्रथम अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था, में प्रकाशित हुई थी। अब हम इस कविता के मूल प्रतिपाद्य
जो कि इसी जो कवि की स्वीकारोक्ति है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जो मूल प्रतिपाद्य है वो एक तरह से हमने पढ़ लिया, आप ये समझिएगा, लेकिन विस्तार से आपको ध्यान रहे, आपके ज्ञान के लिए और आपकी जानकारी के लिए इसको थोड़ा हम विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरूर ध्यान दें। गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय रचना है, जिसके आधार पर कवि के पहले कविता संग्रह का नामकरण भी हुआ, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। उस पहले जो काव्य संग्रह है उसका नामकरण इसी पर हुआ, यानी कि गीत फरोश जो काव्य संग्रह है उसका नामकरण इसी कविता के आधार पर हुआ। अधरों की मुस्कान के साथ बड़ा सूक्ष्म और सशक्त व्यंग्य इस कविता की विशेषता है। गीत फरोश कविता में कवि ने अपनी फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना तथा सृजन धर्म, आरोपित पूंजीवाद व बाजारवादी प्रवृत्ति को मार्मिकता के साथ या कि उसमें ढाला है। गीत फरोश कविता में कवि ने उन कवियों, लेखकों और कलाकारों पर भी व्यंग्य किया है जो अपने निजी स्वार्थ के कारण अपनी कलम को गिरवी रखते हैं और अपने स्वाभिमान की उपेक्षा करते हैं, अपनी अनुभूतियों की उपेक्षा करते हैं, चाटुकारिता में अपनी स्वाभाविक चेतना को मर्दित करते हैं। यह कविता उन लोगों पर भी कटाक्ष करती है जो अपना ईमान रूपी कविता बेचकर बड़े लोगों में स्थान पाते हैं, राजनीति में स्थान पाते हैं। उन कवियों पर भी यह बहुत बड़ा व्यंग्य है। यद्यपि गीत बेचना पाप है, किंतु जब रचनाकार को समाज यथोचित सम्मान नहीं देता है तो गीतों को बेचना रचनाकार की विवशता बन जाती है, विवशता हो जाती है। कवि विवश होकर ही अपनी कलम बेचता है। पूंजीवादी समाज में जो बाजार की मांग होती है उसी के अनुसार गीत लिखे जाते हैं, अर्थात पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी व्यवस्था में हर चीज़ बिकाऊ हो जाती है। अब वो चाहे सत्य हो, ईमान हो, धर्म हो, सब कुछ नीलाम हो जाते हैं। ये आंतरिक वृत्तियाँ जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, समाज ने एक लंबे चिंतन और साधना के बाद जिन मूल्यों को प्राप्त किया है, सत्य, न्याय, धर्म, सब बिकाऊ चीज़ें हो जाती है। पूंजीवादी समाज और पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी यही विडंबना है। पूंजीवादी समाज सृजन को व्यावसायिकता में बदलकर कलाकार की नैसर्गिक प्रतिभा को मूल्यहीन कर देता है। यही पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार कई किस्म के गीत बेचता है। इस कविता के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि मेरे पास तरह तरह के गीत हैं। जब मैं अपनी व्यावसायिकता पर ही उतर आया हूँ तो मैं तो अपने साथ में कलम और दवात साथ रखता हूँ। जिस तरह का ग्राहक मिल जाए वैसा गीत लिख देता हूँ। फिर वह समाज के लिए मूल्य परख हो ना हो इसकी चिंता मुझे नहीं है। मानो गली गली फेरी लगा रहा हो। जिस प्रकार से गली गली में फेरी लगाकर एक सामान्य दुकानदार है जो आजीविका चलाता है, फेरी लगा करके अपने सामान बेचने के लिए, और उसको ये चिंता रहती है कि मेरी जो सामग्री आज मैं बेचने के उद्देश्य से लेकर आया हूँ वो सारी की सारी बिक जाएं, और इसके लिए वह अपनी चीज़ को तरह तरह से अपने ग्राहक के सामने प्रस्तुत करता है, उनके गुण बताता है, उनकी विशेषता बताता है, उसके फ़ायदे बताता है, उसके प्रकार बताता है, सब कुछ बताता है। और इस प्रकार से वो जो फेरी लगाने वाला है एक तरह से गिड़गिड़ा कर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए विवश दिखाई देता है। कवि भी इस पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी बाजार में ऐसा ही दिखाई देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में भवानी प्रसाद मिश्र का ऐसा मानना था। आगे देखिए, बड़ी नाटकीयता के साथ गंभीर भावों को सहन
सहज ढंग से व्यक्त किया गया है इस कविता में। मस्ती और पस्ती दोनों में भी गीत लिखे हैं। पस्ती में पीला कुर्ता पहनकर, मस्ती में पीला कुर्ता पहनकर और पस्ती में दर्द को स्याही से कागज़ पर उतार कर वो कविता लिखता है और फिर उसे बेचता है। कवि ने जन्म मरण के गीत लिखे हैं। कभी उसके गीत रूठते भी हैं पर वह पुनः उन्हें मना लेता है, यानी कि जैसे तैसे वो कविता रच देता है, क्योंकि उसको बेचना है, अपनी ग्राहकी बढ़ानी है, उसे आय का अच्छा स्रोत बनाना है। दिन रात लिखता है क्योंकि दूसरों की पसंद पर उसकी कलम बिक गई है। कभी वह प्रिया को पास बुलाने के लिए गीत लिखता है और कभी भूख प्यास तथा दर्द भुलाने वाले गीत लिखता है। तरह तरह के गीत लिखता है। कभी पहाड़ी पर, कभी एकांत में लिखे हुए गीत बेचता है। कभी विजय के गीत, कभी शरण के गीत लिखता है। तरह तरह के गीत वो लिखता है। इस कविता में कवि जीवन की विडंबना पर करुण आक्रोश, ये देखने की बात है कि करुण आक्रोश बड़े गहरे स्तर पर उभरा है कि कवि जीवन कितना जो कि उपेक्षित जीवन है, समाज उसे यथोचित सम्मान नहीं देता है। स्वच्छंद कवि की सशक्त कलम कुछ दामों में बिक जाती है और इस तरह कवि की स्वतंत्र चेतना नीलाम सी हो जाती है। इसी दर्द को बयान करने वाली यह महत्वपूर्ण कविता है। कवि का व्यंग्य बहुत गहरा है और व्यापक है। वह कहता है कि जहाँ समाज में, व्यवस्था में ईमान बिक रहा हो, ईमान का कोई मूल्य नहीं हो और वो बाजार में बिकता हुआ दिखाई दे रहा हो, वहाँ गीतकार अगर गीतों को बेचता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। वहाँ गीतकार क्यों न गीत बेचे। गीतकार के गीत बेचने पर आपत्ति किसको क्या हो सकती है। गीत उसके स्वयं के हैं। यहाँ समाज की विद्रूप स्थिति पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि भाई मैं तो अपने गीत बेच रहा हूँ जिस पर मेरा पूरा अधिकार है। यहाँ तक कि लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने ईमान को, अपने धर्म को बेच देते हैं। कविता में कई प्रकार के गीतों का उल्लेख आया है, यानी कि पाठक की और ग्राहक की मर्जी के अनुकूल गीत लिखे जाते हैं और पाठकों के अंदर रुचि पैदा करने का भी प्रयास करते हैं। कविता में रेशमी गीत है, खादी का गीत है, फिल्मी गीत है, दिल बहलाने का गीत है, पहाड़ी पर चढ़ जाने का गीत है, जीत का गीत है, जन्म का गीत है, टीबी और सिर दर्द के लिए दवा का काम करने वाला गीत है, मस्ती और पस्ती के गीत है, भूख प्यास जगाने और भगाने वाले गीत है। ये गीत छंद में भी है और बिना छंद भी है, यानी कहीं पर छंदों का अनुशासन है और कहीं छंदों की अनुशासनहीनता है। बिना किसी छंद के भी कवि गीत लिखे गए हैं। अमर गीत है और तुरंत मरने वाले गीत भी है कि अमर गीत यानी कि जो समाज को हमेशा संदेश देने वाले हैं, और तुरंत मरने वाले यानी कि 2 दिन के लिए प्रभावशाली रहने पर वो बाजार से कब गायब हो जाते हैं, लोगों की ज़ुबान से कब गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे भी गीत मेरे पास हैं। फिल्मी गीत, सोच सोच कर मर जाने का गीत, मरण का गीत, अकेलेपन का गीत, पित्त का गीत, वादी का गीत आदि सब सांकेतिक है। यहाँ कवि की व्यंग्य धर्मिता है, इसलिए इनका सांकेतिक अर्थ भी है। यहाँ तक कि कवि अपने पास कलम दवात भी साथ रखता है, जिसको जैसा चाहिए वैसा गीत लिखने के लिए हर समय वो तैयार रहता है। कविता में व्यंग्य के साथ कवि की विवशता और एक करुण स्पर्श इसमें इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और शैली शिल्प की दृष्टि से यह उनकी प्रतिनिधि रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रतिनिधि रचना है। कवि की शिकायत है कि बेचारा वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, किंतु विडंबना यह है कि हमें हमदर्दी के साथ किसी के कष्टों में सोचना साधना भी नहीं आता। कवि जानता है कि गीत बेचना पाप है, किंतु पूंजीवादी परिवेश में कलम स्वच्छंद कहाँ है, कलम स्वतंत्र कहाँ है। कवि, गीतकार और सृजनधर्मी
कलाकार चंद टुकड़ों में भय और दबाव में लाचार दिखाई दे रहा है। गीतकार कहता है, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मर जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, हे गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूँ मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूँ। ये पंक्तियाँ कवि की विवशता को और कवि के दर्द को व्यक्त करने वाली है। तो इस प्रकार यह कविता का जो मूल तथ्य है, मूल प्रतिपाद्य है, वह साहित्य के क्षेत्र में घुस आई व्यक्तिवादिता और व्यावसायिकता का, बाजारवादी संस्कृति का वर्णन करती है, उस पर व्यंग्य करती है। वैसे कवि ने कई सारे व्यंग्य इस कविता में किए हैं। अब हम एक दो कविता के प्रारंभिक पदों का यहाँ पर भावार्थ जानेंगे, उनकी व्याख्या और उनका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। भावार्थ देखिए, मैं आज ऐसी विपन्न स्थिति में पहुंच गया हूँ। कवि कह रहा है, मैं आज ऐसी विपन्न स्थिति में पहुंच गया हूँ कि मुझे अपने करीने से सजाए हुए शब्दों के उपवन के गीतों को बेचना पड़ रहा है। मैं इस बाज़ार में एक छोटा सा दुकानदार बन गया हूँ। मैं अपनी कलम बेचने में यकीन नहीं करता, पर परिस्थितियाँ ही इतनी त्रासद है कि मुझे अपनी कलम बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कवि स्पष्ट कर रहा है कि उन्हें किन परिस्थितियों के कारण गीत बेचना पड़ रहा है, और उन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता है कि वह किसी शौक के लिए इस कार्य को नहीं कर पा रहा है, बल्कि वह मजबूरी में इस कार्य को उनको करना पड़ रहा है। मेरे पास गीतों का अथाह भंडार है, आप ज़रा गीत पसंद कीजिए, जो भी गीत उठाएंगे उसी गीत का कोई न कोई अर्थ होगा ही सही, कोई भी गीत निरर्थक नहीं होगा। यदि मेरे गीत आपके किसी न किसी काम जरूर आएंगे। आपके सुख दुख हो, किसी भी प्रकार का वातावरण हो, उसके अनुकूल, उसकी परिस्थितियों के अनुकूल यह गीत आपको मिल जाएगा मेरे पास। यह गीत निरर्थक नहीं है, सभी का कोई न कोई अर्थ है, कोई न कोई काम का है। मेरा गीत किसी न किसी काम का है, व्यर्थ में एक भी रचना नहीं है। अगर आपको मेरे गीत नहीं पसंद आते, विशेषता पर नहीं पता, तो मैं बता दूंगा, मेरा हर गीत काम का है। कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट और सरल भाषा में ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे गीत किसी न किसी कार्य के लिए हैं, यह निरर्थक नहीं है। ये जो गीत आप देख रहे हैं वे मैंने खूब मस्ती के भाव में लिखे हैं। जब आप इन्हें सुनेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे तो आप भी मस्त हो जाएंगे। जब भी आपका मस्ती का मूड हो, आप अपनी मस्ती को दुगना करने के लिए इन्हें सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो मैंने पस्त जीवन दशा के लिए, पस्त जीवन स्थिति में लिखे हैं। ये गीत आपके सिर दर्द की दवा के समान साबित होंगे। मेरा दावा है, आप इन्हें खरीद लीजिए। कितना ही भयंकर सिर दर्द हो, आप इन्हें सुन लीजिए, गारंटी से आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। लो, मैंने ऐसे भी गीत लिखे हैं जिनके गुनगुनाने से प्रिय भी दूर हो तो पास आ जाएगा। ये गीत उन्हें भी पास बुला लेगा। अगला पद है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान।
मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। भावार्थ देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मैं गीत को स्वानुभूति का विषय मानता हूँ। अब कोई भी व्यक्ति अपनी अनुभूति का सौदा नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता भी है तो वह अत्यंत लज्जाजनक और हास्यास्पद है। कवि अपनी प्रतिभा का सौदा नहीं करता, इसलिए मुझे भी गीत बेचने में शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। किंतु अब समाज को देखकर मैं इसका महत्व समझ चुका हूँ, गीत बेचने का महत्व समझ चुका हूँ। गीत बेचकर ही मेरी विपन्नता दूर हो सकती है, इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। अपने आर्थिक हालात ठीक कर सकता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि यदि इस कारण मेरा भविष्य सुधर सकता है तो मुझे क्यों न बेचना चाहिए। मुझे बेचना चाहिए, मेरी आजीविका चल सकती है, तो फिर शर्म किस बात की। लोग तो यहाँ तक कि अपने ईमान तक को बेच रहे हैं, समाज तो यहाँ तक गिर चुका है। मैं तो ये गीत बेच रहा हूँ। यदि कलाकार गीत बेचकर धन अर्जन कर सकता है या करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो अपनी मेहनत से ही बेच रहा हूँ, वरना आज तो संसार के लोग स्वार्थ की खातिर, स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ बेच देते हैं। और यही नहीं, बेच भी रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं, अपना रिश्ता बेच रहे हैं, अपना धर्म बेच रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इस पंक्ति में कवि ग्राहक को अपने माल का बखान कर रहा है और ग्राहक को ये बताने का काम कर रहा है कि इस गीत को गाकर देखें, यह आपके किस समय के लिए है, यह आप इसको चेक करके देख लीजिए। हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, और यही नहीं, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। आप इसे मजाक न समझे, मैंने सोच समझकर ही गीत बेचने का फैसला किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि इस बाजारवादी व्यवस्था का एक अंग बन गया है और अपनी जो सृजनधर्मिता है उसको एक तरह से दरकिनार कर देता है, एक तरफ रख देता है। और कवि की ये बहुत बड़ी विवशता है, मजबूरी है, इसी को वो व्यक्त करना चाह रहा है। समाज बदल चुका है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली जो चर्चा है वो भवानी प्रसाद मिश्र की जो गीत फरोश कविता है उसकी शेष पदों की व्याख्या और भावार्थ पर विचार करेंगे। साथ ही इस संपूर्ण पाठ पर बनने वाले जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। आप इन्हें पढ़ें निरंतर और याद करें। धन्यवाद।